इंडिया से ना 6-7 सिटीज़ निकाल दे, उसके अलावा आपको जितनी भी आवाम मिलेगी वो अनपढ़। मोदी साहब ने एक जलसे में खड़े होकर ये बोला है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, कहा कि मुझे भगवान ने उतारा है इस दुनिया पे और मेरे जो राब्ते हैं वो डायरेक्ट मेरे भगवान से है। भगवान के साथ मोदी के राब्ते चल रहे थे। तो मुझे ये बता दें कि जिस टाइम ये जंग हुई तब उनके भगवान ने ये सिग्नल क्यों नहीं दिया, ये मैसेज क्यों नहीं दिया कि उन्होंने कहा था कि राफेल पे हम गाय का गोबर लगा लेते तो ऐसा नहीं होता। तो इस किस्म की सोच, आपने नाम सुना होगा क्रिस्टीन फेयर का, तो वहाँ पे उनसे सवाल किया गया कि इंडियंस ने तो पाकिस्तान के काफ़ी जेट्स गिराए हैं, कहती है जवाब में कि इट्स बकवास। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमन खान एंड वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन अब भी हमारे और उनके DJMOs के बीच में काफ़ी राब्ते हो रहे हैं और वो दोनों इस बात पे मुत्तफ़िक है। तो इसी पे हम आज बात करेंगे दुरेश अहवार से। अस्सलाम वालेकुम दुरेश अहवार। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। दुरेश अहवार, बताएं कि सीज़ फायर तो हो गया है, लेकिन अभी क्या सूरत हाल चल रही है? इमन, आपने बात की सीज़ फायर की, तो वो तो बात मैं अलग रखती हूँ, लेकिन जहाँ तक बात है इंडिया की, तो हम इंडिया पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो रात के वक्त हमला करते हैं उन लोगों पे आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। वो एक तरह के बहुत बुज़दिल और अनट्रस्टवर्दी लोग होते हैं। तो इंडिया भी कुछ ऐसा ही है कि इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इन्होंने अपना पहला हमला वो रात के अंधेरे में किया था। तो जो है ना, इसके आगे जो अब सीज़ फायर की बात हो गई है, इसके बाद हम इन पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि एक बार फिर से हमला हो या फिर एक बार जंग हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है दिलों में बातें आ जाती हैं। लेकिन एक चीज़ ये जो है ना, याद रखे इंडिया वाले कि इस बार अगर वो कुछ करेंगे तो उसका जवाब भी उनको बड़ा मिलेगा। पिछली बार जो उन्होंने किया उसका जवाब भी उनको मिला, बहुत अच्छे से मिला, वो पूरी दुनिया भी ने भी देखी और इंडिया वालों ने भी देखी। तो इसके बाद भी अगर वो लोग ऐसा कुछ करते हैं तो इनको जो है ना करारा जवाब मिलेगा इसका। बिल्कुल दुरेश अहवार, क्योंकि मोदी अपना सीट बचाने के लिए और इलेक्शंस जीतने के लिए वो कुछ भी करेगा, क्योंकि हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि मोदी को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सीट से मोहब्बत है, लोगों से नहीं है। और जैसे बिलावल भुट्टो ने UN में ये बात की कि मोदी गुजरात का एक कसाब था जिसने मुसलमानों का सरेआम कत्ल किया, तो जो अपने पॉलिटिक्स में आया ही मुसलमानों के लाशों पे और उसने अपने ही लोगों को फिर मारा और इलेक्शंस के लिए ना जाने क्या कुछ करता रहा है। और इस दफ़ा दोबारा उसने प्रूफ किया कि वो कत्ल गारत करके ही इलेक्शंस जीतना चाहता है। तो ऐसे इंसान पे भरोसा करना मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, जो कि पाकिस्तान कभी नहीं करेगी। इमन, बिल्कुल ठीक बात की आपने। इन लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लोग, इनकी हरकतें ऐसी नहीं हैं, इनकी सोच ऐसी नहीं है। अगर मैं आपको अब एक बात बता दूं तो आपको हंसी आएगी इस बात पे। इंडियन असेंबली में खड़े होके राहुल गांधी ने इस मोदी से सवाल किया कि क्या आपके मैसेजेस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं अभी। तो लोग और कंफ्यूज हो गए थे कि यहाँ पे किस मैसेजेस की बात हो रही है, कौन से मैसेजेस। तो फिर पता चला कि मोदी साहब ने एक जलसे में खड़े होके ये बोला है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। बायोलॉजिकल मीन्स मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि जिस तरीके से हम सब इस दुनिया में आए हैं वो इस दुनिया में ऐसे नहीं आए। उन्होंने कहा कि मुझे भगवान ने उतारा है इस दुनिया पे और मेरे जो राब्ते हैं वो डायरेक्ट मेरे भगवान से है। तो कैन यू इवन इमेजिन कि ये बंदा क्या है? इस बंदे पे भरोसा किया जा सकता है? आप खुद सोचें कि वो ये कहता है कि मेरे राब्ते चल रहे हैं। चले आपके अगर राब्ते चल रहे थे भगवान के साथ, मोदी के राब्ते चल रहे थे, तो मुझे ये बता दें कि जिस टाइम ये जंग हुई और तब जब उनके भगवान के कनेक्शंस को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना था और उनको बताना था कि अगर ये जंग करेंगे या अगर ये हमला करेंगे तो इनके साथ क्या होने वाला है, तो तब क्या हुआ? तब इनके भगवान ने ये सिग्नल क्यों नहीं दिया, ये मैसेज क्यों नहीं दिया? तब मोदी ने उनसे जाके सवाल क्यों नहीं किया? उसको पता होना चाहिए था ना। अगर उसको पता होता कि जो पाकिस्तान का जवाब होगा इनकी पूरी इंडिया को जो है ना धज्जियां उड़ा के रख देंगे। ये सारी चीज़ें बातें करते वक्त इनके भगवान के कनेक्शंस कहाँ थे? इनको क्या हुआ था? मैसेज का पैकेज ख़त्म हो गया था, कोई क्रेडिट कार्ड लोड नहीं किया था, ऐसा क्या इशू हो गया था जो इनके भगवान ने इनको ये नहीं बताया कि ये जंग नहीं होनी चाहिए, ये लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे? तो ये इन लोगों पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? सब एक से बढ़ के एक कार्टून है। देखिए दुरेश अहवार, अगर हम इंडिया की बात करें
तो आप इंडिया से ना 6-7 सिटीज़ निकाल दें, उसके अलावा आपको जितनी भी आवाम मिलेगी वो अनपढ़ और बिल्कुल उनका लिटरेसी रेट अगर हम चेक करें ना तो वो ज़ीरो पे होगा, क्योंकि जिस किस्म का माइंडसेट है उनका, जिस तरह की वो बातें सुनते हैं और उस पर यकीन रखते हैं। अब जैसे मोदी ने ये बात की तो अब तक उन्हें किसी ने काउंटर क्यों नहीं किया, क्योंकि उनकी आवाम ही ऐसी है, वो इन चीज़ों पे इतना अंधा भरोसा करती है कि कोई भी आके उन्हें कुछ बोल देगा और वो मान जाएंगे। जैसे हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी कि उन्होंने कहा था कि राफेल पे हम गाय का गोबर लगा लेते तो ऐसा नहीं होता। तो इस किस्म की सोच और इस किस्म की बातें जिस कौम की होगी तो आप सोच लें कि वो कौम कैसी होगी और उनकी सोच कैसी होगी। और जब मोदी जैसे लोग उनके सर पे नाजिल होंगे तो वो क्या ही किसी को कुछ समझा सके या बता सकेंगी। बिल्कुल ठीक कहा। ये गोबर लगाते या कुछ भी उस पर लगाते, उसने गिरना था राफेल ने तो वो गिर चुका है। और बल्कि अब तो मैं चाहती हूँ कि आमिर खान जो है ना एक मूवी भी बना रहे, जैसे सितारे ज़मीन पे उन्होंने बनाया, तो अब उनको जो है ना एक बनाना चाहिए राफेल ज़मीन पर। तो हो सकता है वो भी जो है ना काफ़ी अच्छी मूवी इनकी बनेगी, तो अब वो बनाना चाहिए इनको। बिल्कुल दुरुस्त शहवार। और इस राफेल की वजह से तो इनकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है और होती जा रही है। आपने नाम सुना होगा क्रिस्टीन फेयर का। तो करण थापड़ ने उन्हें अपने प्रोग्राम में बुलाया क्योंकि क्रिस्टीन काफ़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलती रही है बहुत ज़्यादा। और फिर वही बात कि इंडियंस को तो ऐसे लोग चाहिए जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोले, तो करण थापड़ ने उन्हें अपने प्रोग्राम में बुलाया और यही सोच के बुलाया होगा कि अब ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ बोलेगी। तो वहाँ पे उनसे सवाल किया गया कि इंडियंस ने तो पाकिस्तान के काफ़ी जेट्स गिराए हैं, लेकिन हमारे पास नंबरिंग नहीं है, तो आप ज़रा हमें बताएं कि कितने जेट्स गिराए हैं और हमें ऑथेंटिक न्यूज़ दे। तो उन्होंने उर्दू में एक लफ्ज़ कहा और मेरे ख़्याल से ये लफ्ज़ ही काफ़ी है इंडियंस के लिए। कहती है जवाब में कि इट्स बकवास। तो अब आप ख़ुद सोच लें कि एक ऐसी जर्नलिस्ट जो कि पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलती रही है, वो भी इस वाक़ये के बाद इंडियंस को कह रही है कि अभी आप लोग अपनी बकवास बंद कर दें, क्योंकि रियलाइजेशन ही नहीं हो रही इंडिया को कि उनके साथ हुआ क्या है आखिर। इमन, आपने बात की क्रिस्टीन फेयर की, तो मैं आपको बताती चलूँ कि अर्नब गोस्वामी ने भी इनको जो है ना अपने चैनल पे बुलाया। चैनल का नाम था रिपब्लिक भारत। तो उन्होंने लाइव लिया था इनको और जो है ना प्रोग्राम हो गया। और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद क्रिस्टीन फेयर ने जो है ना एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये सबसे घटिया चैनल था, इंतहाई झूठे लोग थे और मैं कभी ज़िंदगी में फिर इंडिया मीडिया पे नहीं जाऊँगा। मतलब आप लेवल देखें कि हमें तो पता है ना, अब बाहर के लोगों को भी ये एहसास होना शुरू हो गया है, उनको भी पता चल गया है कि आखिर ये इंडियन मीडिया है कैसा। अब्दुल बेवकूफ़ी की बात मैं अगर कहूँ तो इंडियंस इतने ज़्यादा जोकर बन गए हैं दुनिया के सामने। और अर्नब गोस्वामी के लिए तो मैं अपनी व्यूवर्स को एक खुशखबरी देना चाहती हूँ, वो ये है कि कांग्रेस ने अर्नब गोस्वामी पे FIR कटवाई है। और क्यों कटवाई है ये बात मैं बता दूँ कि बीइंग अ जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी ने नेशनल टीवी पे आके कहा है कांग्रेस तो देशद्रोही है, मतलब मुल्क दुश्मन है। और सबूत के तौर पे उन्होंने एक फुटेज चलाई जहाँ पे कांग्रेस, उन्होंने कहा था कि एक कांग्रेस इनका तुर्की में है। तो फिर वो फुटेज चला है और पूरा मतलब कॉन्फिडेंस के साथ ये ख़बर उसने छापी और उसके बाद पता चला कि वो जो कांग्रेस था वो तुर्की का अपना ही था, उसका नाम भी कांग्रेस था। तो इस पे फिर इंडियन कांग्रेस ने उस पर FIR काट दी है। इमन, देखें जहाँ पे परवीन सहानी जैसे इनके जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ फिर अर्नब गोस्वामी जैसे जर्नलिस्ट हैं इनके, वो कहाँ और ये कहाँ। अभी मैं आपको बताऊं कि परवीन सहानी ने अपने प्रोग्राम पे बुलाया था अपूर्व आनंद को। उनका तो पता होगा कि उन्होंने एक अवार्ड भी जीता है, पद्मश्री अवार्ड है, और इस बंदे ने हिंदी लिटरेचर में PhD की है। तो आप ख़ुद सोचें कि इस बंदे की क्या वैल्यू होगी वहाँ पे। और इन्होंने प्रोग्राम में बैठ के बोला था कि मैंने 10 साल पहले ये बात की थी कि इंडिया जो है ना बहुत डेंजर फेज़ में चल रहा है और अगर मोदी रहा इसका प्राइम मिनिस्टर तो इंडिया को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। मतलब इन्होंने इतनी फ्यूचर की बात इन्होंने की थी। तो आप सोचें, ये बहुत ही एक ऐसे जर्नलिस्ट है जो कि सच पे चलते हैं
और जो है ना लोगों को आगे के लिए बहुत पहले से तैयार करने वाले लोग हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों को फिर मिलते हैं थ्रेट्स। मोदी इनको थ्रेट्स देता है कि ये बातें सामने कभी ना आए, ये बातें कभी की नहीं जाए। इनको सिर्फ इस चीज़ का डर है। जहाँ पे इनके लोगों को कहीं ना कहीं सच्चाई के साथ फेस टू फेस किया जा रहा है, या इनको कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी वार्निंग भी दिया जा रहा है, उन लोगों को हमेशा ये लोग दबा देते हैं और इनकी कोई बात नहीं सुनता। और ऑन द अदर लेवल जहाँ पे अर्नब गोस्वामी जैसे जर्नलिस्ट है, उनको जो है ना सामने ला के लोग उनके रिपोर्ट्स पे यकीन करते हैं। दुरेशेवर, आपने बात की अपूर्व आनंद की, तो मैं आपको बता दूं कि अपूर्व आनंद दिल्ली जामिया यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो फिर उसके बाद जब मोदी आया और उन्होंने इस तरह की बात की, तो मोदी ने उन्हें प्रिंसिपल से हटा के एक आम प्रोफेसर की जॉब पे लगा दिया और वो अब तक वही जॉब कर रहे हैं। लेकिन ये बात पूरी इंडिया जानती है कि वो कितने ब्लंट है और वो किस तरीके से साफ गोई से बात करते हैं, और यही रीज़न है कि वो पीछे रह गए और ये जोकर आर्या जैसे लोग अब तक सामने हैं और पूरे मीडिया पे ये लोग छाए हुए हैं। क्योंकि फिर वही बात है, हमने गोदी मीडिया की बात की, तो जो मोदी उन्हें देगा तो वो वही चीज़ फिर स्क्रीन पे लेकर आएंगे। और इंडियंस की अगर हम बात करें तो वो भी हो चुकी है कि उनकी क्या मेंटेलिटी है कि वो अब तक इन्हीं चीज़ों पे भरोसा करते हैं। और एमन, मीडिया की बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि इनका मीडिया जो है ना अभी बहुत बौखलाया हुआ है, बहुत खौफ से जो है ना ये लोग अपने रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और अभी भी इनकी रिपोर्ट्स बहुत अजीब व गरीब है कि इन्होंने तुर्की के ऊपर बात की, अज़रबैजान के ऊपर बात की, चाइना के ऊपर बात की, और बहुत ही नेगेटिव तरीके से वो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि चाइना ने जो है ना एक चीज़ बहुत क्लियरली बता दी है कि इसके बाद भी अगर कोई जंग होगी तो मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ। तो ये इस एक स्टेटमेंट पे जो है ना ये लोग बहुत ज़्यादा खौफ खा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। वही जैसे हमने कहा कि इनका जो गोदी मीडिया है वो भी खौफज़दा है, इनके जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है वो भी इस चीज़ पे खौफज़दा है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास हमारे दोस्त हैं हमारे साथ खड़े रहने के लिए, इस मुल्क के लिए, हमारे जंग के लिए। तो ये इनको जो है ना बहुत इस चीज़ का डर है कि हम आगे क्या करेंगे। अब दुरेशेवर, आपने चाइना की बात की और फिर आपने ये भी बताया कि इंडियंस बड़े बुखलाए हुए हैं, तो मुझे याद आया, आपने सुना होगा चिकन नेक के बारे में। वो एक जगह है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, और उसको चिकन नेक इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उसका शेप बिल्कुल वैसी है। तो ये इलाका चाइना से भी टच करता है और चाइना वहाँ पे अभी बनाने जा रहा है एयर बेस, और ये प्रोजेक्ट चाइना ने दिया है पाकिस्तान को। तो ये चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन कोलैबोरेशन ये काम कर रहे हैं। तो इस एयर बेस की वजह से भी अभी इंडियंस बहुत ज़्यादा थ्रेट फील कर रहे हैं, और अगर ये बन गया तो मतलब इंडिया में ये बिल्कुल अलार्म की तरह रहेगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। फिर इमन, आपकी बात से मैं एक और चीज़ अपने व्यूअर्स के लिए ऐड करूँगी कि चिकन नेक के जो एरियाज़ है, आसपास के जो एरियाज़ है, उसको चाइना ने जो है ना अपने जैसे नाम दे दिए। पहले कुछ और नाम थे, अभी उन्होंने, जैसे चाइना के नाम होते जैसे बीजिंग हो गया, उनके अपने जैसे नाम होते, तो उन्होंने उस इलाके को जो है ना बिल्कुल चाइना वाले नाम दे दिए हैं। देखिए दुरेशेवर, कहा जाता है कि जब आप पे बुरा वक्त आता है तो उस बुरे वक्त में आपके साथ तो बुरा होता ही है, जो आपके दोस्त होते हैं ना उन पे भी बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अब तो जैसे इंडियंस ने फ्रांस से जहाज़ लिए, तो वही जहाज़ इंडोनेशिया भी लेने जा रहा था, लेकिन अभी ना वो थोड़े कश्मकश में हो गए और वो पेमेंट नहीं कर रहे फ्रांस को, और वो यही सोच रहे हैं कि हम अब फ्रांस से जहाज़ ले या फिर हम वो जहाज़ ले जो कि पाकिस्तान ने चाइना से लिया था, GF-17 थंडर। और इस पे बाकायदा इनकी कैबिनेट में मीटिंग्स हो रही है और अभी भी चल रही है। तो अभी आप खुद देखें, इंडिया ने जो किया सो किया, उसके साथ साथ फ्रांस का भी नाम डुबा दिया। इमन, आप बात कर रही हैं राफेल और GF-17 की, तो मुझे लगता है कि इनको ये बात समझनी चाहिए कि इनको जहाज़ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है, इनको सिर्फ़ और सिर्फ पायलट पे सोचने की ज़रूरत है। जैसे हमारे एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद ने कहा था कि राफेल में या GF-17 उनमें कोई ख़राबी नहीं है, मसला सिर्फ उड़ाने वालों में था। बिल्कुल दुरेशेवार, क्योंकि जो कमाल था वो जहाज़ों में नहीं था, वो हमारे फाइटर्स में था। और जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को मुँह तोड़ जवाब दिया है वो तो अब दुनिया देख ही रही है। लेकिन वो अलग बात है कि बस अब इंडियंस की वजह से फ्रांस पे ये बुराई आनी थी, वो आ गई, उस पर हम
कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो भी था जैसे भी था अब इस दफ़ा दुनिया के सामने था, खुल के सब कुछ आ गया। तो इसी के साथ दुनिया इजाज़त मैं चाहूँगी, क्योंकि अभी बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कि आपने पहले बात की कि भरोसा हम नहीं कर रहे, तो अब हर दिन कुछ ना कुछ नया होगा और हम अपनी व्यूवर्स को अपडेट देंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।